तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट स्टेप देखा था। अब इसमें पे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में जिसके थ्रू हमारा सॉल्वेंट रन करता है। इसमें से हमने देखा पहला असेंडिंग टेक्निक्स। एक असेंडिंग टेक्निक्स में क्या देखा, सॉल्वेंट मूव कर रहा अपवर्ड डायरेक्शंस में, है ना। यहाँ पे असेंडिंग टेक्निक्स में आपका सॉल्वेंट किसमें मूवमेंट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन के थ्रू। सेकंड है तो डिसेंडिंग टेक्निक्स में हमारा जो सॉल्वेंट मूव कर रहा है टॉप टू डाउन आ रहा है, तो टॉप टू डाउन टू ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू नीचे की ओर। यहाँ पे देखा है डिसेंडिंग टेक्निक स्पॉट है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्नैपशॉट है, डायग्राम्स हैं जिसके थ्रू हमने रिप्रेजेंट करके यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है कि डिसेंडिंग टेक्निक में सॉल्वेंट किस तरह से मूवमेंट करता है आपकी पेपर्स के अंदर। यहाँ पे देखा डिफरेंस देखा हमने। इन दिस मेथड सॉल्वेंट केप्ट इन द थ्रू द टॉप ऑफ द चेंबर एंड अलाउड टू फ्लो डाउन टू द पेपर की ओर। Ascending in this is method solvent move upward against the gravitational force के against वर्क करता है। सेकंड डिसेंडिंग टेक्निक में डिफरेंस में liquids move down of capillary reaction as with the gravitational force. Ascending technique only the force cause the move solvent due to the capillary reaction. In the case of flow of the rapid as compared to the ascending methods, आपने देखा डिसेंडिंग टेक्निक्स में जो मूवमेंट्स होगा आपका सॉल्वेंट पे फास्टर होता है कंपेयर टू द असेंडिंग। उसके बाद हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग टेक्निक के भी बारे में डिस्कस कर लिया। फिर से देख लेंगे हाइब्रिड टू टेक्निक्स असेंडिंग और डिसेंडिंग टेक्निक्स होता है। तो पहले क्या होगा, आपने असेंडिंग मूवमेंट्स में आपका सॉल्वेंट रन करेगा, उसके बाद आपका ड्यू टू द ग्रेविटेशनल मोड डिसेंडिंग मोड्स में आपके सॉल्वेंट रन करेगा। इसके लिए बात हमारा सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी, इसका दूसरा नाम होता है रेडियल। कभी कभी आ जाता है कि रेडियल डेवलपमेंट्स टेक्निक को डिटेल्स लिखिए। तो रेडियल्स में हमने क्या यूज किया है, सर्कुलर पेपर्स में स्फेरिकल शेप का हमारा वॉटमैन पेपर का यूज करते हैं। उस वॉटमैन पेपर के जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट में मार्किंग कर एक स्पॉट करते हैं, उस स्पॉट के अंदर एक होल्स करते हैं। देखिए आप इस पेपर के अंदर बनाए किस तरह से पेपर को आपको चुनाव करना है, मतलब इलेक्ट करना है। सर्कुलर फिल्टर पेपर ओरिजिनल स्पॉट है ना, देखिए मिक्सचर्स बीक ऑफ द पेपर आउट ऑफ द डीप ऑफ द सॉल्वेंट, उसमें एक होल करना है। इस होल पर आप फिल्टर पेपर्स के कट भी लगा सकते हैं या वहाँ पे कॉटन की बिक लगाना है। बिक मतलब होता है जैसे आप घर में दिया जलाने के लिए, अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में दीपक होता है, दीपक में बीच में तेल या घी, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, बाती यूज करते हैं। उसी प्रकार आप रेडियल टेक्निक्स में पेपर ऊपर यूज करेंगे और उसी पेपर के बीच में सेंट्रल पॉइंट्स में विक लगा करके उसको क्या करेंगे, अपने सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर नीचे की ओर देखेंगे। तो सर्कुलर फिल्टर पेपर टेकन एज सैंपल डिपोजिट इन द सेंटर ऑफ द पेपर आफ्टर द ड्राइंग द स्पॉट फिल्टर पेपर इज ड्राइड horizontally on the petri dish containing solvent, so the wick of paper dip in the solvent rise through the wick and components are separated into the कंसेंट्रिक रिंग्स। यहाँ पे इस तरह से बीक ऑफ द पेपर को कट करके डिप में लगा देंगे सर्कुलर फिल्टर पेपर, और पेट्री डिस्क के अंदर हम सॉल्वेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे देखें ये आपने पेट्री डिस्क लिया है, पेट्री डिस्क के अंदर सॉल्वेंट को हमने डाल दिया है बीक में, और आपका जो पेपर की बीक होगा, मतलब सॉल्वेंट कैसे आपने देखा जैसे घर में दिया जलता है, दीपक के अंदर या जो आयल यूज करते हैं, अगर मिट्टी का तेल घासलेट यूज करते हैं तो घासलेट ऊपर कैसे पहुंचता है, एक उसके अंदर कपड़ा यूज करते हैं। उसी प्रकार आपका सॉल्वेंट कैसे पहुंचेगा, तो या तो आप फिल्टर पेपर से का विक लगा दीजिए या तो कॉटन के थ्रू वो बीच तक पहुंचेगा और वो धीरे धीरे भेजे। तो यहाँ पे देखिए कि इस तरह से कैसे अच्छे से दिखाया गया है, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट सर्कुलर फिल्टर पेपर के यूज करते हैं। उसके बाद इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको अलग अलग एरिया में पहुंचता है। उसको बाद हम उसको स्टेनिंग एजेंट्स के थ्रू स्टेन करके देख लेते हैं कि कौन सी स्पॉट हमारा किस पोजीशन तक पहुंचा है, देन उसकी हम RFL को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू डायमेंशनल में दिस इज टेक्निक है स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर पेपर यूज दोनों के लिए। दे सैंपल इज अप्लाइड ऑन द कॉर्नर में अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए इसको बहुत अच्छे से। टू डायमेंशनल में center is the applied on the corner and developed perform the right angle direction in the first। पहले हम एक सैंपल को रखेंगे, उस सैंपल को क्या रन करेंगे, डिप करेंगे, मान लीजिए हमने लिया रेक्टेंगुलर, उसके बाद उसको रोटेट करेंगे, रोटेट टू 90 एंगल पे पेपर को रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद फिर से उसको, तो आप देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप पे एक स्पॉट लगाया है, स्पॉट लगाया है,
स्पोर्ट खिलाने के बाद हमारा रन देने, अब इस स्पोर्ट के अंदर सपोज आप देखिए 4 या 5 डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टेंट्स में प्रेजेंट है, उसके पेपर को हमने डीप करके राउंड अप कर दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर से उसको सॉल्वेंट के अंदर देखिए आप देखते हैं कि किस किस पोजीशन पे वो मूवमेंट्स होता है, वो यहाँ पे हमारा 2 डायमेंशनल टेक्निक्स की ये यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे यूज क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स बाद रिजेक्टेड द सैंपल सेपरेटेड पासिंग थ्रू द 2 डिफरेंट सेपरेशन स्टेज। अब आप देखिए सपोज आपके केमिकल्स के अंदर 3 या 4 केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट है, मतलब आपके मिक्सचर्स के अंदर उस तो चारों केमिकल्स के अलग अलग रिटेंशन टाइम्स होती हैं, अलग अलग सॉल्यूट की और सॉल्वेंट से इंटरेक्शन होगा, तो उस सैंपल का मोमेंट्स के लिए आरएफ वैल्यू भी अलग होगी। तो इस तरह से देखते हैं कि सेपरेशन कितना हो रहा, कितना सेपरेट हो रहा है, डिफरेंट सेपरेशन स्टेज क्या है। यहाँ पे 2 डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी कॉलम्स कनेक्टेड टू द सीक्वेंस एंड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी का भी यूज करते हैं, जिसके अंदर कॉलम का यूज करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे फिल्टर पेपर का यूज कर रहे हैं। ये देखिए फिल्टर पेपर्स का यूज कर रहे हैं, एलएन स्पॉट किया, स्पॉट को हमने राउंड अप करके क्लॉकवाइज पेट्री डिस्क में अगर लिया है या बीकर लिया या डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सॉल्वेंट सिस्टम रहे तो उसमें हम इमर्स कर सकते हैं अपने पेपर को। एंड देन एक बार सॉल्वेंट मान लीजिए रन कर दिया, उसी प्लेट को फिर से हम घुमा देंगे, फिर से देखेंगे कि कहाँ पे आपका स्पॉट ही पहुंचा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, लेकिन प्लेट को रिमूव कर लेंगे टैंक से, उसके बाद ड्राइंग का क्रोमेटोग्राफ को ड्राई कैसे करेंगे, तो हम जनरली क्या यूज करते हैं, नॉर्मल अगर गर्मी का मंथ है, मतलब कि समर सीजन है या विंटर सीजन, किस सीजन पे है उसके लिए हिसाब से करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा उसको ड्राई होने करते हैं, उसके बाद उसको एयर ड्रायर का यूज करके आपके पेपर्स को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। तो आफ्टर द सॉल्वेंट मूव द सर्टेन डिस्टेंस सर्टेन टाइम, chromatograph is taken out from the tank, position solvent from the mark, the pencil, after the development solvent from the mark, and they left dry to dry cabinets, ओवन का भी यूज कर सकते हैं, एंड क्रोमेटोग्राफ डेवलप कर पेपर ड्राई यूज इन द एयर ड्रायर का यूज करते हैं, मतलब आपके पेपर गीला हो जाएगा, जैसे अपने सॉल्वेंट सिस्टम से निकालेंगे तो उसको हम पहले थोड़ा नॉर्मल ड्राई होने देते हैं, उसके बाद एयर ड्रायर ले लें या तो ओवन में उसको रख करके पेपर को सूख। देन उसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी डिटेक्टिंग, अब कैसे कहाँ पे आपका स्पॉट पहुंचा है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, विजुअलाइजेशन एजेंट। सबस्टेंस आर कलर्ड, दे आर विजुअलाइज्ड, डिटेक्ट इजिली। अगर आपका सबस्टेंस कलर्ड है, कलर शो कर रहा है, तो आप इजिली इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं कि जिसका कलर शो नहीं कर रहा है, तो उसको हम विजुअलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, कुछ विजुअलाइजेशन एजेंट यूज करेंगे, फिजिकल मेथड यूज करेंगे या तो केमिकल यूज। तो बट द कलरलेस सब्सटेंस फिजिकल एंड केमिकल मेथड आर यूज टू डिटेक्ट द, अगर कलरलेस सैंपल है तो उसके लिए फिजिकल और केमिकल मेथड का यूज करते हैं स्पॉट को डिटेक्शन करें। कलरलेस एनालाइट डिटेक्ट स्टेनिंग विद रेजेंट सच एज आयोडीन वेपर्स या मेनहाइड्रोजन। कलरलेस है तो उसको जनरली स्टेनिंग रेजेंट्स में अपन आयोडीन वेपर्स का यूज करते हैं या मेनहाइड्रोजन यूज करते हैं। आप कहते हैं रेडियो लेबल्ड एंड फ्लोरोसेंस लेबल्ड एनालाइट, अगर यहाँ रेडियो लेबल्स हैं या फ्लोरोसेंस लेबल्ड एनालाइट्स हैं तो डिटेक्टेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी एंड फ्लोरोसेंस रिस्पेक्टिवली। आप कुछ भी हो सकते हैं, कौन से किस टाइप के हैं मेरे को पता नहीं, इस तरह से ना। इसके लिए 2 जनरली मेथड्स यूज करते हैं, स्पेसिफिक मेथड्स एंड नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मेथड्स में फिजिकल मेथड्स में आयोडीन चैम्बर मेथड्स, यूवी चैम्बर फ्लोरोसेंस, हमने पिछले भी क्लास में डिस्कस किया था, 254 या 365 नैनोमीटर्स की लाइट का यूज करते हैं, या 23 है तो थोड़ा सा मिस टाइप है यहाँ पे, लेकिन आपको याद करना है 254 नैनोमीटर या 365 नैनोमीटर्स की यूवी रेडिएशन का यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड जो कलरलेस होते हैं, जिसको फिजिकल मेथड का यूज करते हैं, इसको नॉन स्पेसिफिक। दूसरा स्पेसिफिक मेथड में केमिकल मेथड, स्प्रेइंग मेथड्स, उसी मेथड्स को दोनों मॉडिफाई करके नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक होते हैं। इसमें स्पेसिफिक मेथड्स में हम क्या करते हैं, स्टेनिंग या स्प्रेइंग रीजेंट्स यूज करते हैं, जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेयर यूज करते हैं। यहाँ पे देखें इसमें अगर हमारा कंपाउंड्स कैसा है, आपने केमिकल कॉन्स्टेंट्स को प्लांट से निकाला है, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि कौन सी ग्रुप प्रेजेंट है, या तो आपको नॉन कंपाउंड्स है, आपने कोई भी ऑर्गेनिक सिंथेटिक कर रहे हैं, उसके अंदर से आप देखने की फिनॉल फॉर्मेशन हो रहा है या फिनॉल डिजोल्व हो रहा है, तो उसके लिए डिटेक्शन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट स्टेनिंग एजेंट का यूज करते हैं। फेरिक क्लोराइड भी यूज करते हैं फिनॉल कंपाउंड्स एंड टेनिंग्स के लिए। अगर आपके प्लांट के अंदर का केमिकल कॉन्स्टेंट्स निकाला है, प्लांट के अंदर की स्टिक निकाला, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टेंट को आप चेक करना चाह रहे, ग्लाइकोसाइड है, अल्कोलाइड से, टेनिन है, रेजिन है, वोलेटाइल सायल से, फैबनॉइड से, कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट्स के अंदर प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए हर यूज है। फिनोलिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है उसके लिए यूज करते हैं फेरिक क्लोराइड। इन द केस आप एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड के लिए सेक्शन करना है तो आप जनरली निनहाइड्रेट एसीटोन का यूज करते हैं।
ड्रैग एंड ड्रॉप रिजेंट्स का यूज करते फॉर द अल्कोहलाइड्स रिजेंट्स एंड 2 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड यूज था कार्डियक ग्लाइकोसाइड। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिजेंट्स होते हैं जो हमने प्रैक्टिकल्स में, जिस दिन मैं प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा उसमें हम बता देंगे। और भी बहुत सारे डिफरेंट रिजेंट्स यूज होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कॉन्सेंट्रेशंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स में स्पेसिफिक स्प्रे रीजन सिंपल डिस्ट्रॉय बिफोर द एडेनिहाइड्रेन, नॉन डिस्ट्रक्टिव ये हो गया। उसके लिए क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए क्या करते हैं, मेथड यूज डिवाइड टू मेन ग्रुप, फर्स्ट डायरेक्ट टेक्निक्स, दूसरा इनडायरेक्ट। कुछ एग्जांपल है, जैसे सपोज एडेनिहाइड्रेन लिया है अमीनो एसिड्स में, स्पॉट टर्न पर्पल कलर का आ जाएगा एंड हीटिंग द पेपर 100 डिग्री सी एंड 5 मीन्स आपने अगर अमीनो एसिड का डिटेक्शन करते हैं तो अमीनो एसिड डिटेक्शन करने के लिए आपको एनहाइड्रिन से स्प्रे करना है आपके फिल्टर पेपर का या वॉटमैन पेपर को। उसके बाद उसको फिल्टर पेपर को मीन्स वॉटमैन पेपर को 100 डिग्री सी पे 5 से 10 मिनट तक आप गर्म करेंगे। तो उसके बाद जब हमने बैक में प्रैक्टिकल्स कराया था आपको हमने एक्सप्लेन किया, आयोडीन वेपर्स में ऑर्गेनिक बेसिस के यूज करते स्पॉट, तो कैसा होगा, ब्राउन कलर के स्पॉट आ जाते हैं। ब्रोमोक्रिस्टल ग्रीन का भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, 0.05% एसिड, स्पॉट टर्न टू येलो कलर। अगर आपने का एमिनो एसिड्स के ही अगर करना है या एसिड के किसी भी एसिड को आपको डिटेक्शन करना है तो ब्रोमोक्रिस्टल ग्रीन का 0.5% का सोल्यूशन बनाएंगे, उसको स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद उसको पेट को थोड़ा सा हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो स्पॉट टर्न टू येलो कलर। अगर आपका स्पॉट येलो कलर आ रहा है तो आपको वहाँ पे पता कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे कि आपका यहाँ तक सॉल्यूट रन किया है एंड देन उसकी आरएफ वैल्यू को आप देखिए। अब आज मेन इंपॉर्टेंट होता है आरएफ वैल्यू होती क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू क्या है, तो अगर हम नॉर्मल वर्ड में यूज में बोलते हैं तो आरएफ मतलब होता है रिटेंशन फैक्टर, रिटेंशन वॉल्यूम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सम कंपाउंड एंड मिक्सचर ट्रेवल ऑलमोस्ट फॉर द सॉल्वेंट डज। अब आपका सॉल्वेंट रन करेगा, ठीक है, सॉल्वेंट भी रन करेगा, साथ साथ में सॉल्यूट भी सॉल्वेंट के साथ रन करेगा। तो सॉल्वेंट जितना रन करेगा सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ उतना तो रन नहीं करेगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। तो सम स्टेप क्लोजर टू द बेस लाइन, अब आपने जहाँ पे बेस लाइन बनाया था, स्पॉट किया था, उस स्पॉट से आपका सॉल्यूट ऊपर की ओर रन करेगा, सॉल्वेंट भी रन करेगा। तो द डिस्टेंस टेबल रिलेटेड टू द सॉल्वेंट इन द कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर कंपाउंड as longer other parameters. Such types of paper exact composition of solvent are the constant. Distance table related to solvent is called the RF value. मतलब आपका solvent कितना दूर तक रन कर रहा है और आपका सोल्यूट कहाँ तक रन कर रहा है। तो RF value क्या होता है, distance table related to solvent called the RF value. They can be represented by the RAF. Retention factor defined is the ratio of distance traveled by the solute to distance traveled by the solvent. Solvent कितना ट्रेवल कर रहा है और आपका solute कितना, दोनों को रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, RF फैक्टर का यूज करते हैं, रिटेंशन फैक्टर का यूज करते हैं। इट इज यूज क्रोमेटोग्राफी बाय क्वांटिफाई अमाउंट ऑफ रिटार्डेशन ऑफ सैंपल इन स्टेशनरी फेज रिलेटिव टू द मोबाइल फेज। आपका जो सैंपल है उसका रिटार्डेशन स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में कैसा है उसको हमें आइडेंटिफाई पता करने के लिए हम यूज करते हैं आरएफ। आरएफ वैल्यू इज यूजुअली स्प्लिट द फ्रैक्शन टू डेसिमल प्लेसेस। अब आरएफ वैल्यू को किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। आरएफ वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज जीरो, अगर आपका आरएफ वैल्यू सॉल्यूशन का जीरो आ रहा, सॉल्यूट रिमेन इन द स्टेशनरी फेज एंड दिस इज इमोबाइल। अब जब आरएफ वैल्यू जीरो हो रहा है मतलब आपने जहां पे स्पॉट लगाया वहीं पे। सेकंड, आरएफ वैल्यू equal than 1, the solute has no affinity for the stationary phase and travel with the solvent front. अब आरएफ वैल्यू मतलब जितना आपका सॉल्यूट गया है सॉल्वेंट दोनों एक ही जगह पे पहुंचे, मतलब क्या, नो एफिनिटी, कुछ एफिनिटीज नहीं है आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, कुछ भी इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है आपके सैंपल का, सॉल्यूट का आपके मोबाइल फेस से इंटरेक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल कंपाउंड ट्रेवल 9 पॉइंट, आप समझिए आगे, एक कंपाउंड ट्रेवल 9 पॉइंट सेंटीमीटर सॉल्वेंट फ्रंट एंड ट्रेवल 12 पॉइंट सेंटीमीटर, द आरएफ वैल्यू 9.9 डिवाइडेड बाय 12.5 कितना है यार, 0.77 and 0.78। आरएफ वैल्यू डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट यूज एक्सपेरिमेंट, सो सेवरल सॉल्वेंट ऑफर सेवरल आरएफ वैल्यू फॉर द सेम मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट। एक मिक्सचर कंपोनेंट्स के अंदर अगर आपने कुछ वेरिएशन किया है, टेम्परेचर इनहेंस किया है, तो उस कंडीशन में आपकी आरएफ वैल्यू डिफरेंस हो सकती है। अगर आपने देखा कि कोई भी सॉल्यूट हमारा 9.9 टेबल कर रहा है, सॉल्वेंट हमारा ज़्यादा, तो उसमें हमने सॉल्यूट की डिस्टेंस में सॉल्वेंट डिस्टेंस को डिवाइड करके एक आरएफ वैल्यू निकल देते हैं। अगर आपने कैरी प्रॉपर सावधानी नहीं है, कुछ गलतियां की है, तो उस कंडीशन में आरएफ वैल्यू में थोड़ा बहुत मार्जिन डिफरेंस हो सकती है।
सॉल्वेंट क्रोमेटोग्राफी लिक्विड पेपर बेस्ड इन द दो सॉल्यूट इन सेपरेट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डायग्राम से हमने रिप्रेजेंट किया है ए एंड बी यहाँ पे स्पॉटिंग लाइन से सिंपल स्पॉटिंग किया, स्पॉटेड करने के बाद आपने सॉल्वेंट रन किया, ऊपर बी हमारा सॉल्वेंट का कितना रन किया हो, ए हमारा सल्यूट है, तो हमने आर वैल्यू की निकाला कि सल्यूट हमारा कितना डिस्टेंस टेबल बाय द कंपोनेंट्स मतलब सल्यूट एंड डिस्टेंस टेबल बाय द सॉल्वेंट मतलब बी कितना। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए अपॉन बी से आप आर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेटेड इज सेपरेटेड कंपोनेंट डेवलप्ड इन द क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के हैं, ए और बी कंपोनेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि एमिनो एसिड्स लिया है, कुछ अमीनो एसिड्स के हमने सैंपल्स को स्पॉटिंग किया जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। देखिए ए बी सी डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट आए हैं हमारे, उस स्पॉट को हमने मार्किंग किया। अब देखना स्पॉट के अंदर भी स्पॉट का जो सेंट्रल पार्ट होगा उसकी यहाँ से हमें मेजर करना है डिस्टेंस। ये नहीं कि आप नीचे से कर लो या ऊपर से कर लो, आपका स्पॉट का अगर एरिया ज़्यादा आ रहा है तो उस स्पॉट के लिए जो मीडियम उसका सेंट्रल पॉइंट होगा वहाँ का स्पॉट लेना है, वहाँ से डिस्टेंस लेना है सल्यूट की, और उसके बाद फाइनल। यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट आर एफ वैल्यू है, डिस्टेंस टेबल बाय द सल्यूट, डिस्टेंस टेबल बाय द सॉल्वेंट, डिफरेंट डिफरेंट आर एफ वैल्यू आपने देखा कि सल्यूट का अलग अलग डिस्टेंस है, इसलिए आपका अलग अलग फैक्टर। रेड वैल्यू के फैक्टर किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, प्योरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, अगर आपका सॉल्वेंट प्योर नहीं है वहां पे भी आपकी आर वैल्यू कम और ज्यादा हो सकती है। द क्वालिटी ऑफ पेपर, आप पेपर किस क्वालिटी के यूज करते हैं, पेपर की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्बिंग इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द एब्जॉर्बिंग, अगर आपका पेपर यूज करने पेपर के अंदर अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो वहाँ पे भी आर वैल्यू को अफेक्ट करती है। चैम्बर सेचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स, अगर आपका सैंपल चैम्बर सेचुरेटेड नहीं हुआ तो आपको ट्रेवल होने में प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ पे और वैल्यू में डिफरेंस है। डिस्टेंस टेबल वाइट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का डिस्टेंस कितना है उस पर भी आर वैल्यू पर डिपेंड करता है। केमिकल रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंस बीइंग द पार्टिसिपेंट, आपके केमिकल्स की रिएक्शंस क्या हो रही है, मतलब आपका सल्यूट जो है सिंपल है मिक्सचर्स है वो आपके सॉल्वेंट से क्या रिएक्शन, और पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के पीएच पे भी वेरिएशन करता है। कुछ एडवांटेज है हमारा क्रोमेटोग्राफी के, एडवांटेज क्या है, क्यों हम पेपर क्रोमेटो का यूज करते हैं, क्या एडवांटेज है, तो इस एडवांटेज पे डिस्कस करते हैं। इट इज रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल कर दियो, बहुत स्मॉल क्वांटिटी का सैंपल भी हम इस पे एनालाइज कर सकते हैं, मतलब मिनिमम क्वांटिटी अगर थोड़ा सा भी सैंपल है तो उसको हम इजीली उसमें एनालाइज करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, इजी टू हैंडल इन सिस्टम, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती और इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, इजीली हैंडलिंग इस पर कर सकते हैं। थर्ड है पेपर क्रोमेटोग्राफी रिक्वायर वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, वाइडली यूज मेथड फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही व्यापक स्तर पर इसका यूजेस हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी चीपर टेक्निक से कंपेयर टू द अदर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो पेपर क्रोमेटोग्राफी सिंपल बॉटमैन पेपर लग रहा है, बॉटमैन पेपर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, इस कारण से ये चीपेस्ट है। बोथ अननोन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी आइडेंटिफाइड पेपर में, अननोन और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों प्रकार के कंपाउंड्स को हम पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा आइडेंटिफाई। कंटिन्यूअस एनालिसिस पॉसिबल, इसमें हम कंटिन्यूअस लगातार इसमें प्रैक्टिकल्स में कर सकते हैं। पेपर क्रोमेटो डज नॉट ऑक्यूपाई मच स्पेस कंपेयर टू अदर एनालिटिकल मेथड, स्पेस की जरूरत नहीं, एक बीकर लिए, बीकर के अंदर पे आपने फिल्टर पेपर्स या वाटरमेलन पेपर्स लिए, उसमें इजीली से आपने एनालिसिस कर लिया, स्प्रेइंग एजेंट्स लिया, स्प्रे कर दिया, यहाँ जरूरी नहीं बहुत सारा स्पेस लगे, बहुत सारा एक्सलेंट रिजॉल्विंग पावर, आपका रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छा होता है। रैपिड एंड मोर इफिशिएंट टेक्निक होता है, रैपिड मतलब बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दे सकता है, इफिशिएंट एंड हाई रिजोल्यूशन पावर होता है, ये हमारा ये हमारे बीच आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेज। कुछ डिसएडवांटेज है उसको हम देख लेते हैं। टाइम रिक्वायर्ड इज लॉस, इफ कैन नॉट यूज द प्रिपरेटिव मेथड्स, प्रिपरेटिव मेथड्स का यूज नहीं करते, जैसे हमने डीएलसी में कहा था कि प्रिपरेटिव मेथड्स का यूज कर सकते हैं, इसमें प्रिपरेटिव मेथड्स का यूज नहीं करते। हीटिंग ऑन कोरोसिव रीजन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन, अगर हीटिंग कर रहे हैं आप कोरोसिव रीजन से तो उसका डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे। वोलेटाइल सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग पेपर क्रोमेटो, अगर आपका कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस है तो उसका सेपरेशन हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू नहीं कर पाएंगे। पेपर क्रोमेटो कैन नॉट कंपैक्टेबल विद लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल, अगर लार्ज अमाउंट को सैंपल को अगर करना है तो इसके लिए भी पेपर क्रोमेटोग्राफी एप्लीकेबल नहीं है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस नॉट यूज्ड फॉर द पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा हम नहीं कर पाते। पेपर क्रोमेटो कैन नॉट सेपरेट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स हैं तो उसका सेपरेशन हम पेपर क्रोमेटोग्राफी देंगे, जैसे हमने टीएलसी से कर लेते हैं, कॉलम से कर लेते हैं, लेकिन पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम सेपरेशंस नहीं कर पाते, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का सेपरेशंस नहीं होते। कंपेयर टू द एसपीएलसी टीएलसी एसपीटीएलसी पेपर क्रोमेटोग्राफी हैज लेस एक्यूरेसी,
अगर हमने HPLC, DLC, LPTLC करते करेंगे तो इसके रेप्लिकेशन डाटा कैन बी सॉल्व्ड फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर आप सोचो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में प्रैक्टिकल करके लॉन्ग टाइम तक उसको रख करके उसको एनालाइज करते रहे, नहीं, मीन्स आपका डाटा लॉन्ग टाइम पर सेव नहीं रहता। ये हमारा डिसएडवांटेज। लिमिटेशंस क्या है, जैसे हमने कहा था लार्ज क्वांटिटी सैंपल कैन नॉट बी अप्लाइड। आप डिसएडवांटेज को लिमिटेशंस बात कर सकते हैं। इफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस पेपर नॉट बी इफेक्टिव, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस नहीं हो पाता, कॉम्प्लेक्स मिस्टेक कैन बी नॉट बी सेपरेटेड बाय द पेपर। तीन मेन मेजर इसके लिमिटेशंस। इसके बाद हमारा आता है कि हमने एक सिंपल एक प्लांट्स के पिगमेंट्स लिए हैं। पिगमेंट्स में आपने लिखा कैरोटीन्स, लिंथोफाइल्स, क्लोरोफिल्स और क्लोरोफिल एयर। अब आप देखते हैं जब इसका एस्टिमेशन, जब इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होता था। अगर कैरोटीन्स है तो येलो कलर्स, लिंथोफाइल्स है येलो, क्लोरोफिल्स है डार्क ग्रीन एंड क्लोरोफिल भी है येलो ग्रीन, इस तरह के कलर शो करते हैं। और अपन देखते हैं कि RF वैल्यू, अब ये डिफरेंट डिफरेंट कलर तो शो कर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं RF वैल्यू। येलो ऑरेंज के लिए हमारे RF वैल्यू 0.95, येलो के लिए क्या है 0.52 से 0.71, डार्क ग्रीन के लिए 4.52 से डिवाइडेड बाई 7, मतलब आपने सॉल्यूट का टेबल और सॉल्वेंट के टेबल में डिस्टेंस को डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट RF वैल्यू हमने यहाँ पे देख लिया। सर RF वैल्यू की एक रेंज हो सकती है ना, जैसे 0.95 है तो 0.71 से 0.95 के बीच में अगर आता है तो वो येलो ऑरेंज में आएगा तो वो कैरोटीन होगा, ऐसी कोई रेंज हो सकती है क्या? रेंज होती है। RF वैल्यू हर कलर का डिफरेंस होता है। RF वैल्यू स्पेसिफिक कलर के लिए डिफरेंस होता है। RF वैल्यू का रेंज नहीं होता है। RF वैल्यू का एक रेंज होता है, डिपेंड ऑन, आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने हैंडलिंग नहीं किया अच्छे से, इम्प्योरिटीज है, टेम्परेचर हीट करते तो उस कंडीशन में वेरिएशन होता है। ऐसा नहीं करेंगे कि RF वैल्यू 0.7 से 0.9 के बीच में आएगा तो येलो कलर होगा, ऐसा नहीं करेंगे। एक स्पेसिफिक कलर आएगा, उस स्पेसिफिक कलर पे आपको सिर्फ डिस्टेंस देखना है ना कि आपकी सल्यूट की डिस्टेंस कितनी होगी और सॉल्वेंट। यहाँ पे कलर का वेरिएशन नहीं शो करता, कलर डिफरेंस हो सकते हैं, मतलब कलर की रेंज, RF की रेंज पे कलर वेरी नहीं करेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर पे अलग अलग RF वैल्यू हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपोनेंट्स का कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन चेक द कंट्रोल प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल। ये हमारा मेजर एप्लीकेशन फॉर डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेंट्स। आपके अगर कंपोनेंट्स के अंदर अडल्ट्रेंट है, मिलावट है, स्पोरियस ड्रग है, डिफरेंट डिफरेंट मिलावट, जैसे आप क्लोव लिए, क्लोव स्टॉल, क्लोव के अंदर कोई मिलावट अडल्ट्रेटेड क्लोव से दिया है, ठीक है। आप कार्डामन ले रहे हैं, कार्डामन को आपको अगर कर रहे हैं, कार्डामन के केमिकल कॉन्स्टेंट यूज करें, कार्डामन के अंदर अडल्ट्रेशन है, तो डिटेक्शन आप अडल्ट्रेशन प्रोडक्ट का डिटेक्शन कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स, फूड एंड ड्रिंक्स के अंदर कोई भी कंटामिनेशन है उसका भी आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इजीली पेपर क्रोमेटोग्राफी। स्टडी ऑफ रैपनिंग एंड फर्मेंटेशन, रैपनिंग ऑफ फूड्स की रैपनिंग के लिए भी पता कर सकते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर डिटेक्शन ऑफ ड्रग इन डॉग्स एनिमल्स, दो थिंग एनिमल्स ह्यूमंस, इसके लिए भी डिटेक्शन होता है। एनालिसिस ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का एनालिसिस इजीली हो जाता है। एनालिसिस ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इन द बायोकेमिकल स्लैब्स। पेपर क्रोमेटोग्राफी और भी है, डिफरेंट टाइप है। रिएक्शन मॉनिटरिंग के लिए अगर हम सिस्टमेटिक एप्लीकेशंस की बात करें तो टिपिकल यूटिलाइज द रिस्ट्रिक्शन एक्सप्लेन द बेसिक फंक्शन ऑफ प्रोटोकॉनोमिक, इट इज यूज्ड फॉर द प्लेसन रेट चेक रिएक्शन मॉनिटरिंग। रिएक्शन अगर 1 स्टेप 2 स्टेप डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में करते उसकी मॉनिटरिंग। इंश्योर द कंट्रोल ऑफ प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर कर देता है ये क्वालिटी है या नहीं, कोई कंटामिनेशन इम्प्योरिटीज तो नहीं है। स्टडी द रैपनिंग, ये तो हमने बात कर दिया। फूड एनालिसिस, कॉस्मेटिक, फॉरेंसिक्स टेस्टिंग में भी इसका यूज है, परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग टेस्टिंग। उसके बाद कंटामिनेटेड सब्सटेंस रिप्रेजेंट फूड स्टफ, ये है फार्माकोलॉजी। ये डिफरेंट टाइप से हमारा फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, थैंक यू फॉर द कॉपरेशन, आपने सुना काफ़ी टाइम से और हमने इस पर बात कर ली।